स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज जगह। इसका जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल हो, जिससे कि हम जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाएं। लेकिन बहुत सारी सरकारों ने भी इसका उल्लंघन किया है। आम आदमी की तो आप छोड़ ही दीजिए, अगर सरकार भी इसका उल्लंघन कर रही है तो ये एक बहुत चिंता की बात है और उसके अलग अलग लॉजिक दिए जा रहे हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे कि ये लॉकडाउन का जो कोटा है ये नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके से उल्लंघन करेंगे तो लॉकडाउन कभी खत्म नहीं होगा और फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं ये। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता सर और शेष नारायण सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अगर ये स्थिति है कि उल्लंघन हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। मनीष शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटा से छात्र क्यों बुलवाए? देखिए, तमाम शहरों गांव से करीब 7,000 विद्यार्थी कोटा में रह के अपनी पढ़ाई करते रहे और वो जो विद्यार्थी वहां रह रहे हैं, जो छात्र वहां रह रहे हैं, उनकी औसत आयु 13-14 साल से लेकर 20-21 साल की है। पिछले 20-24 दिन से वहां वो लॉकडाउन में फंसे हुए थे। अब विद्यार्थियों की मनोदशा को आप समझ सकते हैं। उनकी उम्र को देखते हुए और उनके परिजनों की जो चिंता थी उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो निर्देश है, जो आग्रह है, उनका पालन किया जाए और परिवहन निगम की बसों को भेजा गया। जो बसें भेजी गई वो सैनिटाइज करके भेजी गई, ग्लव्स और मास्क सैनिटाइजर भेजा गया, भोजन और पानी की व्यवस्था की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया और वहां से विद्यार्थियों को लाने का काम किया गया। मुझे लगता है जो भी जन कल्याणकारी सरकार है उनका प्रथम कर्तव्य यह है कि जो अपने राज्य के विद्यार्थी है या आम नागरिक है उनको राहत पहुंचाए। तो हमको लगता है कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि विद्यार्थी है, उनकी उम्र क्या है और वो किस मनोदशा में वहां रह रहे थे। शुक्ला जी, और शुक्ला जी, मजदूर की मनोदशा का विश्लेषण करेंगे आप? अगर आपने मनोविज्ञान पढ़ी हो तो उस गरीब व्यक्ति की मनोदशा का विश्लेषण करिए जिसके पास 2 जून खाने का नहीं है। वो जगह से ये उम्मीद करके बैठा है कि कोई उसको आके भोजन दे देगा और उसको ये भी चिंता है कि उसके गांव में उसके बूढ़े माँ बाप या उसके बच्चे किस तरह से होंगे। क्या इस मनोदशा का विश्लेषण भी आप लोग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। देखिए नीरज जी, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है और सरकार के लिए सभी बराबर है और हमको लगता है बच्चे चाहे मजदूर को चाहे जिस श्रेणी के हो, बच्चे बच्चे होते हैं। नहीं, मैं मजदूरों के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ शुक्ला जी, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ। आप मुंबई से, दिल्ली से मजदूरों को भी बुला लीजिए ना, उनकी भी मनोदशा अच्छी नहीं है। बच्चों की मनोदशा का आप बहाना बता रहे हैं मुझे, तो आप मजदूरों को भी बुलाइए वापस। नहीं, नीरज जी, आपको ध्यान में होगा कि जब उत्तर प्रदेश के मजदूर आनंद विहार में दिल्ली सरकार की विफलता के नाते खड़े रह गए थे, पड़े थे, तो भी हमारी सरकार ने उनको अपने घर तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं है, पहले हमने मजदूरों को भी पहुंचाया है और आगे भी अगर हमको लगता है कि कहीं की सरकारें विफल हो रही हैं या हमारे राज्य के किसी विद्यार्थी, मजदूर या किसी भी व्यक्ति को कहीं कठिनाई हो रही है और अगर हमारी परिस्थितियां ये सामर्थ्य देती है कि हम उनको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकें, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि लॉकडाउन की आप धज्जियां उड़ाएंगे चाहे जिस स्तर पर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये ड्रामा बंद होना चाहिए कि लॉकडाउन हम सफल कर रहे हैं। सुप्रिया जी, इशारा करें। सुप्रिया जी, में अगर दिल्ली की सरकार विफलता के नाते, सर विफलता नहीं, आप सुप्रिया जी कमेंट करना चाहती हैं? जी सुप्रिया जी बताएं। नीरज जी, मैं 2 बातें बोलना चाहती हूं और कहीं ऐसा लगता है कि इस बीमारी ने, इस महामारी ने, इस आपदा की स्थिति ने हमारी 2 मुही बातों को खोलकर सामने रख दिया है। जो हिंदुस्तानी बाहर हैं उन्हें जरूर देश वापस लाना चाहिए, उनके लिए हवाई जहाज भेजे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स कोटा गए हैं जरूर उनको वापस लाना चाहिए। बच्चे हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उनको जरूर वापस घर लाना चाहिए, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। उनके लिए बसें सैनिटाइज करके भेज दी गई, उनको ले आया गया।
लेकिन जो गरीब मजदूर अपने घर छोड़कर दूर कमाने खाने गया है, आज उसके पास आय का साधन नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, घर भेजने के लिए पैसा नहीं है, आतंकित है, परेशान है, उसको लाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लाने के लिए हमें कह दिया जाता है हमें आशा है दूसरी सरकार उसका ख्याल रखेगी। ये किस तरह की दो मुही बातें हैं? ये दिखाता है सरकार का दो मुहा चेहरा। अगर बच्चे जरूरी है लाना कोटा से जो कि जरूरी है, अगर भारतीय लाने जरूरी है देश के बाहर से जो कि जरूरी है, उतनी ही हमारी नीति हमारे माइग्रेंट लेबर, हमारे उन श्रमिकों को होनी चाहिए जो कमाने खाने अपने घरों से सैकड़ों कोसों मील दूर बैठे हुए हैं और उनके पास आने का कोई साधन नहीं है। मैं महाराजगंज से हूं जहां से लोग बहुत दूर दराज कमाने खाने जाते हैं। जो मदद कर पा रही हूं कर रही हूं, लेकिन लोग अतिशय परेशान हैं। परेशानी के वक्त हर व्यक्ति अपने घर सुरक्षित महसूस करता है। उनको लाने का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सवाल हमें आज सरकार से पूछना ही पड़ेगा। यह दलगत राजनीति के ऊपर की बात है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले, उसका फिर जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप इस पक्ष में हैं कि सबको अपने अपने घर पहुंचाया जाए, या आप इस पक्ष में हैं कि लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया जाए? अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए। तो लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। जिस तरह का कंटेजन नहीं, मैं ये कह रही हूं कि अगर एक वर्ग को लाया जा रहा है तो वो नीति दूसरे वर्ग के लिए भी होनी चाहिए। दूसरे वर्ग के ऊपर आप लाठियां बरसाते हैं और एक वर्ग को आप हवाई जहाज में बैठा के वापस लाते हैं, ये कौन सी नीति है? क्योंकि अमीरों और गरीबों का मामला है। सुप्रिया जी, आप क्या कर रही हैं? आप अपना पॉइंट रखने के लिए, पॉइंट मेक करने के लिए आप एक गलत एग्जांपल दे रही हैं। अगर कल को यूपी गवर्नमेंट ये कह दे कि हाँ हम मजदूरों को भी बुलाएंगे, तब आप नहीं, मैं गलत एग्जांपल नहीं दे रही हूं। ये लॉजिक नहीं हो सकता। लॉजिक ये हो सकता है कि भैया लॉकडाउन का पालन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल लॉजिक हो सकता है। आप भूख और गरीबी को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल पॉइंट हो सकता है। आप गरीबी और भूख को नहीं समझ रहे हैं। जो आदमी कोयंबटूर महाराजगंज से कमाने गया हुआ है, वो हर महीने अपने घर पैसा भेजता था। आज उसके पास पैसा भेजने को नहीं है। उसके गरीब माँ बाप या उसकी पत्नी उधार लेकर उसको पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। सुप्रिया जी, इसकी जवाबदेही किसको होगी? इसकी जवाबदेही तो सरकार को होनी चाहिए। हर कोई तो माइग्रेंट लेबर पॉलिसी बननी चाहिए। किसी तरीके से मानसिक रूप से इसमें परेशान है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब अगर इतनी ही चिंता आपको थी लॉकडाउन की, तो राजस्थान सरकार ने क्यों अलाउ किया? वो कह देते कि नहीं हम ऐसा कोई अलाउ नहीं करेंगे, हमारे बॉर्डर सील है, यूपी गवर्नमेंट की बसें नहीं आ सकती यहाँ पे। क्यों किया आपने? देखिए, आप ऐसा है ना, आप इस समय बात आप जलेबी की तरह समय बात घुमा रहे हैं। जलेबी क्या, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजी। क्यों माई? नहीं, आप मेरी बात, इसका मतलब सुन नहीं रहे। आप एक मिनट के लिए मेरी बात निष्पक्ष होकर सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजी स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था अभिभावकों का। लॉकडाउन जिस तरह से हो रहा था शायद और अच्छे से मैनेज हो सकता था, उनको शायद और अच्छे से लाया जा सकता था। लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि अगर एक वर्ग को घर वापस लाया जा सकता है सैनिटाइज बसों में, तो दूसरे वर्ग को भी लाना चाहिए। उनके लिए दोहरी नीति नहीं हो सकती है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं। आप मेरी बात को गलत और अन्यथा मत लीजिए। अब पॉइंट हो गया आपका, पॉइंट हो गया आपका ना। अब मैं जो कह रहा हूं उसको अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी। आप जो लॉजिक दे रही है ना कि ठीक है बच्चों के लिए अगर अलाउ किया तो मजदूरों के लिए भी अलाउ करिए, मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल यह है कि लॉकडाउन का इस तरह से अगर आप पालन कराएंगे तो हर आदमी को लाने ले जाने की कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई मनोदशा बता दी जाएगी। तो आप कहां तक ये छोड़ते रहेंगे? मेरा सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने क्यों अलाउ किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की बसें वहां जाएंगी? अलाउ ही नहीं करना चाहिए था आपको अगर आप लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो। राजीव रंजन जी, बिहार सरकार का स्टैंड क्या है इस पे? ये छोटे बच्चे अपने घरों से दूर हैं, आप तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे अरे वाह, क्या बात कर रही हैं आप? मैंने अभी मैंने साइको एनालिसिस करके दिया। जी राजीव रंजन जी, मैंने ये कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में लॉकडाउन नहीं है और हिंदुस्तान में लॉकडाउन है। जिस समय हिंदुस्तान में लॉकडाउन का फैसला हुआ, हमारे जो आंकड़े थे जिन मुल्कों में लॉकडाउन नहीं है उनके आंकड़े क्या हैं ये देख लें। और ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ये कहा कि एक व्यक्ति औसतन 2.5 लोगों को लॉकडाउन में रह करके संक्रमित कर सकता है अधिकतम। और अगर
लॉकडाउन नहीं हो तो वैसी परिस्थिति में 406 लोगों को संक्रमण के दायरे में लाने का काम एक इन्फेक्टेड व्यक्ति करेगा। जी देखिए, हमारा बस इतना कहना है, इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पूरे देश ने स्वागत किया। हमारी सरकार उस आह्वान का अक्षरशः पालन करने के पक्ष में रही है और हम संबद्ध सरकारों से लगातार समन्वय कर रहे थे कि हमारे छात्र, हमारे मजदूर, उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए कि उन राज्यों में हमारे नोडल ऑफिसर के तौर पर रेजिडेंट कमिश्नर को ऑथराइज किया गया कि उन राज्यों की सरकारों से बात करें, समन्वय करें, उन्हें सहायता पहुंचाएं। साथ ही साथ बिहार फाउंडेशन ने बाजाप्ता देश के 12 शहरों में जो 9 राज्यों में है वहां 50 राहत शिविर चलाए। हमारे मजदूरों के अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा मजदूरों के अकाउंट में पैसे भेजे गए। प्रयास हमारा यह था कि जो जहां है वहां की अर्थव्यवस्था और उस राज्य की तकदीर को सुधारने में हमारे माइग्रेंट वर्कर्स का भी काफी योगदान है। हमारे छात्रों ने भी कोटा जैसे जगहों की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने में अपना योगदान किया है। इसलिए संबद्ध सरकारों की जवाबदेही है कि राष्ट्रव्यापी इस लॉकडाउन की कामयाबी सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने राज्य में छात्रों और मजदूरों की हिफाजत करें। और इसीलिए हम लॉकडाउन को लेकर के हमारी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट फैसला लिया कि बाहर से लोगों को राज्य में नहीं लाया जाए, जो जहां है उनको वहीं मदद पहुंचाई जाए। और जब आनंद विहार से बिहार उत्तर प्रदेश की बसों में लोग आए थे बॉर्डर पर, लेकिन राजीव जी, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने एतराज किया था। ये मानवीय प्रश्न जरूर है। हाँ, आपके यहाँ के जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इस पक्ष में है कि आप सरकार थोड़ी मानवीयता दिखाए और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लेते हुए उनको वापस लाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका का निर्वहन देश अपेक्षा रखता है सबसे। राजद अगर महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों से अगर ये कहता कि आप हमारे सहयोगी दल हैं, बिहार के जो मजदूर महाराष्ट्र में हैं और हमारे जो छात्र राजस्थान में हैं, उनकी मदद करने के लिए सामने आइए, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ऐसे समय में जब देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, आपने देखा कि एक कोटा की बच्ची यहाँ संक्रमित होकर के गाजीपुर में आई और अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि सैनिटाइज किया गया, तमाम वो एहतियात बढ़ते गए जिनकी जरूरत लॉकडाउन में होती है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो विजुअल्स मैं उस चैनल पर बहस में था, मैंने देखा कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। ये कहीं ना कहीं लोक लुभावन नारों और फैसलों का वक्त नहीं है। जी ठीक है, कठोरता अभी पूछते हैं आपसे कि कितनी कठोरता बिहार सरकार कर रही है। समझना बेहद आवश्यक है। रुकिए एक मिनट जरा, हमारे 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथी हैं जो बड़ी पैनी नजर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी जरा एक राय लेते फिर मैं आपको बताता हूं कि बिहार सरकार कितनी पैनी नजर बनाए हुए है। आलोक जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन का पालन या तो हो या ना हो। देखिए, इस बीमारी की मूल अवधारणा को जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो समझें कि एक व्यक्ति भी अगर उससे छूटा रह गया तो वो संक्रमित कर देगा सबको। रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए सीएम साहब और दुनिया के तमाम जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल वगैरह सब बताते रहते हैं कि किस तरीके से केस बढ़ रहे हैं। अब उसमें ये छूट देना कि वो छोटे बच्चे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं तो करूँगा एक गरीब मजदूर भी तो मानसिक स्थिति में बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है बेचारा, उसको ये नहीं पता शाम को मेरा भोजन कैसे निकलेगा, तो उसको भी ले आइए। तो अगर हम इस तरीके से छोड़ेंगे तो हमारे पास 100 लॉजिक है, हम सबको वापस ले आएंगे। मुझे भी बंबई से मेरे शहर रायबरेली पहुंचाया जाए, मैं क्यों यहाँ रहूंगा भाई। आलोक जी। नीरज जी, देखिए, आप और हम किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए दलगत उससे उठ करके बात कर रहे हैं थोड़ा सा, और ये सही है क्योंकि आपने मुद्दा उठाया, ये भी बहुत गंभीर है। कई लोगों की अपना मुद्दा मजदूरों को लेकर के चिंता सबकी, देश की, दुनिया की और ज़्यादा हो गई चूँकि हमारा मीडिया वहाँ पहुँच जाता है। CNBC आवाज़ की पहुँच इस समय करोड़ों लोगों तक है, खास करके मंडी में, गाँव में भी आपको देखा जाता है। ये मेरे पास फीडबैक गाँव कस्बों से भी आता है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये वर्गों के हिसाब से डिवीजन नहीं है। जो छात्र हैं जिनके पास जेब खर्च के हिसाब से कोचिंग के लिए गए, उनमें और मजदूरों में अंतर है। उनका कोई अकाउंट भी होगा कि नहीं,
कई का होगा, किसी का नहीं होगा। जो कोटा में वो जा सकते हैं, पैसा निकालेंगे, क्या करेंगे, बाहर जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। इसलिए पहली बात तो ये है कि इस तरह से, अच्छा विदेश का आदरणीय सुप्रिया जी हैं हमारे साथ, मैं उनके साथ बिल्कुल अभी हम लोग कोई बहस नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दे। कई बार और लोग भी कह रहे हवाई जहाज़ से ले आए। देखिए हमारी बेटी मान ली लंदन में है, मैंने कई बार कहा भाई क्या बाय रोड जा सकते हैं, शिप से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। बाय रोड वहाँ से आप पटना तो जा सकते हैं किसी तरह से परमिट लेकर के। उनके वहाँ पर जो संकट पे थे, जिनको खाने को भी नहीं था, वो ऐसे छात्रों को, हमारी बेटी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो ऐसे छात्र थे ब्रिटेन में, अमेरिका, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ थे, यहाँ तक कि ईरान में, ईरान से छात्र नहीं बल्कि जो काम करने वाले लोग थे, यदि वो संकट में थे तो भी सरकार यदि लाई, ये हमारे देश का कर्तव्य है, भारतवासी कहीं पर भी है, पहली बात। दूसरा वर्ग का, आप तो शायद नीरज जी, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा तरह फॉलो कर रहे हैं, शेष नारायण जी हमसे ज़्यादा जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो मुझे सूचना है कि 4 लाख से अधिक श्रमिकों को भी, जब दिल्ली से हुआ, शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुआ, आपने भी दिखाया, उस पर हमने चर्चा भी की कि क्यों नहीं, अचानक जब हुआ था, अचानक जब भूकंप आता है तो उस समय तो भगदड़ मचेगी, उसके बाद किसको कहाँ घर मिला, कहाँ रोटी मिली, कुछ समय लगता है। ये देश नहीं, दुनिया में भूकंप आया हुआ है, विश्व युद्ध की तरह स्थिति में था, ऊपर से हमला नहीं हो रहा था, नीचे से हमला हो रहा था। ऐसी स्थिति में यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से, आप और हम सब जानते हैं कि बगैर केंद्र सरकार के तो पत्ता हिल नहीं सकता था, वहां तो फोर्स लगा देते कि कौन जा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार की परमिशन, केंद्र सरकार की परमिशन से लाया गया, मजदूरों को भी बसों से ले जाया गया। आज मेरी सूचना है, वो केवल की परसों की है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगभग कई बसें, मतलब हो सकता है 100 के आसपास, वो बसों का इंतजाम करके कोटा से ला रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने भी पिछले हफ्ते ही बसें भेजी। तो ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं मामला है, परमिशन लेकर के, बाकायदा सैनिटाइज करके। और अच्छा, मजदूरों की जहां तक बात है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से, प्रधानमंत्री स्वयं ने हर एक मुख्यमंत्री से बात की, नीतीश जी से बात की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात किया, सारे से, आपने सबने लाइव चलाया है। यदि उन्होंने ये कहा कि भाई आप लोग तालमेल करके उनको वहां पहुंचा दीजिए, दिल्ली में मेरे सामने मजदूर रहते हैं, सामने की लेन में, उन लोगों को यदि राशन मिल जाए, उनको यदि खाना मिल गया, तो वो, या मुंबई में भी जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग मुंबई में भी आपके साथ भी बैठे, आप उनसे पूछिएगा, यदि जिसको, हाँ, इंतजाम लोकल नहीं कर रहा है, सुप्रिया जी, कांग्रेस के लोग या हमारे बिहार के लालू जी, नीरज जी, मैं भी बिहार में रहा हूं 3 साल और सत्ता के उनके सब सुख देखे हैं, यदि मेहरबानी करते तो लालू जी खुद ही परमिशन ले, वो तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो सरकारों से परमिशन दिला कर कि वो 3000 बसें वहां रोज चला सकते हैं। नहीं आलोक जी, सबको ला सकते हैं। आलोक जी, खाली सरकारों पर ढोलना मेरा इसमें मूल मुद्दा ये नहीं है कि परमिशन थी या नहीं थी, मैं तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार ने अलाउ किया तभी वो लोग गए होंगे। मेरा मूल प्रश्न सर ये है कि अगर हम इस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी भी रूप में करें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बच्चों के खिलाफ हूं या किसी, मेरा पॉइंट ये है कि अगर इस बीमारी का इलाज सिर्फ क्वारंटाइन होना है, सिर्फ घर में लॉकडाउन होना है, तो फिर आप किसी लॉजिक से, किसी रीजन से, किसी एक्सक्यूज से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते सर, मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब उसमें सरकारों की परमिशन, मैं तो कह नहीं रहा हूं, राजस्थान सरकार ने अलाउ किया तो वो गए, बाकी लोग अलाउ कर रहे हैं वो जा रहे हैं, उसमें से एक बच्चा लौट के आया वो हुआ। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो कैसे होगा? आपकी दिल्ली का, सुप्रिया जी आप भी सुनिएगा, दिल्ली में 137 लोग ऐसे निकले हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, जिसका हिंदी में मतलब ये होता है कि साहब उनको तो कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, ना उनको खांसी था, ना बुखार था, ना गले में खराश थी, ना बदन दर्द, ना सर दर्द, लेकिन उनको निकला। अब अगर ये परिस्थिति बन रही है कि एसिम्टोमेटिक केसेस आपके निकलना, भी कोई शायद कल ही पता तुगलकाबाद है कोई गांव में जहां एक साथ 39 लोग निकले, 2 बसों में भर के ले गए हैं, तो ये बड़ी भयावह स्थिति बन रही है, इसलिए ट्रांजैक्शन को रोकना चाहिए। मेरा सिर्फ सवाल इतना है। शेष नारायण जी को एक बार शामिल कर लेते हैं, फिर ओपन कर देते हैं आप एक दूसरे जी। हाँ, शेष नारायण जी, मैं खाली इतनी बात कह देता हूँ जी। वैसे नीरज जी एक लाइन में कह देता हूँ, ऐसा है कि पहले शेष जी 1 मिनट 10 सेकंड आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आलोक जी। नहीं, आपने जो कहा ये मैं सहमत हूं कि लॉकडाउन को अराजकता की तरह से सबको ले जाया जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन मेरा खाली निवेदन यही था कि राजनीति न की जाए और सबके लिए जहां जहां इंतजाम हो, लेकिन आतंक न पैदा किया जाए। देखिए, आदमी तो बगैर ये कोरोना हुए बिना मर जाएगा, डर मारे मर जाएगा। बेहतर यह है कि उनको सुरक्षित एक विश्वास दिलाया जाए और इंतजाम किया जाए। जी, लॉकडाउन रोकने का तरीका आतंक नहीं है।
वरना जो एक लाठी लेके लोग सड़क पे मर जाएंगे। जी शेष नारायण जी। देखिए नीरज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है जब उसमें सियासत की बातें लोग कर रहे हैं। किस पार्टी ने क्या कहा, कौन क्या कर रही, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट असली ये है कि जो लोग, मैं चश्मदीद हूँ और मेरी आंखों से पानी नहीं खून टपका था जब हमने यहाँ देखा था उन बच्चों को। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पहुँचने में दिन भर लगा था उनको पैदल चलने में। और 20 साल की बच्ची रही, उसके गोद में 6 महीने का बच्चा था और वो एक बोतल पानी के लिए जब पानी बंटता देखा तो दौड़ी थी, जब वो बच्ची तो गिर गई थी। यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने उसको एकदम रास्ते में रोका, उसकी बच्ची को उसकी जान बचाई। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था। इस वक्त कॉमन सेंस की जरूरत है। हमारे योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख मजदूरों को, केंद्र सरकार का था जहां है वहीं रोक दो, वहीं उनको सुविधा दो, ये दो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम सबको घर पहुंचाएंगे। वहीं प्राइमरी स्कूलों में उन्होंने सबको क्वारंटाइन किया। एक केस नहीं है जिसको कि कोई मामला हुआ, गरीब आदमी तक तो पहुंचा ही नहीं था। तो ये आर्गुमेंट कि नहीं साहब आप बच्चों को क्यों ला रहे हैं, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं तो महाराष्ट्र सरकार से इतना मुझे गुस्सा है कि वो आप लाठियां बरसा रहे हैं उन लोगों पे। सूरत की सरकार क्या कर रही है, उन लड़कों पे लाठियां बरसा रहे हैं। क्यों, किस बात के लिए? वो 10x8x10 में आलोक भैया जानते हैं कि 10x8 के कमरे में 8-8 बच्चे रहते हैं, शिफ्टों में वहां सोते हैं और उनके पास खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं है। तो उनको कॉमन सेंस इस वक्त जरूरी था। अभी बताया राजीव जी ने कि एक बच्ची कोटा से गई है जो कि इन्फेक्टेड है, और यहाँ तो थोक में लोग इन्फेक्टेड हैं, घूम रहे हैं लोग और पता नहीं, सरकारें पता नहीं लगा पा रही हैं। तो प्लीज जो जहां है, जहां अगर आप उसको इज्जत से उसके घर पहुंचा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं तो करिए। अगर यहाँ पे इस वक्त मई का टेम्परेचर, बैसाख महीना चल रहा है और अगर यहाँ पे कैंप बना के योगी जी ने 5 लाख लोगों को आगरा में और यहाँ जो दिल्ली से चले थे पैदल लोग, रास्ते में उठा के सबको पहुंचाया गाँव में, न किया होता तो आज 5 लाख रुपए या 5 लाख लोग कहाँ होते। तो इन बातों को पे बहस का क्या मतलब है? ये लोग, मैं राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मैं और आलोक भैया तक केवल बंद था, 70 में लड़ाई हुई थी और देश बंद कहीं नहीं हुआ। पूरी तबाही चारों तरफ आई हुई है। और इस पे नीतीश कुमार हमारे बचपन के हीरो हैं, इमरजेंसी में लड़े थे वो इंदिरा जी की तानाशाही के खिलाफ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम बिहार बॉर्डर में घुसने नहीं देंगे, क्या मतलब है आपका? जितने लोग गए थे वो भूखे नंगे, उनके पास इन्फेक्शन था, एक के पास भी तो नहीं था। जी शेष जी, सुप्रिया जी इशारा कर रही हैं। प्लीज गॉड से ट्रीट दिस। सुप्रिया जी, मेरा 2 बातें कहना है। मैं पहले तो बिहार की बात करूंगी। नीतीश बाबू ने जो कहा है कि वो घुसने नहीं देंगे, बॉर्डर सील है, तो जो विधानसभा सदस्य भाजपा के अनिल सिंह जी, उनके लड़के को कैसे कोटा से आने दिया गया, इस तरह की बातें इस समय शोभा नहीं देती कि आप बाकी बिहारियों को वहां छोड़ दीजिए और क्योंकि एक संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य के पुत्र हैं, भतीजे हैं, उनको आने दीजिए। सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी अवहेलना और निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कहीं पर यह डिबेट शायद एक चीज भूल रहा है कि हम फ्रॉम अ वेरी एंटाइटल्ड पोजीशन से बात कर रहे हैं। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, और लॉकडाउन कोरोना से लड़ने का सिर्फ एक अकेला हथियार नहीं है। लॉकडाउन आपको चांस देता है प्रिपेयर करने का, टेस्टिंग करने का। जितनी अग्रेसिव आपकी टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा आप इस डिजीज से लड़ पाएंगे। लॉकडाउन जो आपने कहा अकेला है, वो अकेला हथियार नहीं है। मैं उसके साथ ही साथ एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी प्रदेश हो, ज्यादातर माइग्रेंट लेबर बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल से जाता है। आज जो दूर दराज के इलाकों में है वो अतिशय परेशान है, उसके पास खाने की कमी हो रही है। राज्य सरकारें कर रही हैं लेकिन इतनी आपूर्ति नहीं कर सकती हैं। उसके पास पैसा नहीं है घर भेजने के लिए, वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, डरा हुआ है। तो ये कह देना कि नहीं हमें उनको डराना नहीं चाहिए, ये जमानी जमा खर्च है। जो अपने घर से कोसों मील दूर है, जिसके पास भेजने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो आधारित है, आज निराश्रित है, वो बिल्कुल डरेगा और हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। कंजूसी से खर्चा करने से समय काम नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है एक बड़ा इकोनॉमिक एड पैकेज, एक बड़ी पॉलिसी माइग्रेंट लेबर के लिए भी आनी चाहिए। लॉकडाउन विद टेस्टिंग कारगर होगा, लेकिन माइग्रेंट लेबर को भूलकर आप कोई
किसी चीज पर सफलता प्राप्त नहीं कर जी सकते। राजीव रंजन जी, आपकी तरफ दो सवाल उछल के आए हैं। एक तो सुप्रिया जी ने अभी बोला, दूसरा शेष नायर जी भी कह रहे हैं कि बिहार सरकार बड़ी इनह्यूमन सी हो रही है कि वो जब नीतीश जी कहते हैं बॉर्डर नहीं खोलेंगे। और वो जो सुप्रिया जी जिक्र कर रही हैं, वो बता दूं नवादा के अनिल सिंह है, MLC हैं, देखिए, और अपने बेटे को कोटा से लेके आए हैं। हाँ नहीं, मैं बोले। मैं उन्हीं के द्वारा उठाए गए सवाल पर राज्य सरकार का पक्ष आपको बता रहा हूं। जिस अधिकारी के द्वारा ये पास निर्गत किया गया था, कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, और बिहार में इस तरह के सवालों को लेकर के जिस समय कोटा से पहले भी कुछ छात्र वहाँ के प्रशासन के द्वारा ई पास जारी करने के बाद भेजे गए थे, उस समय हमारी सरकार ने उनको क्वारंटाइन करा करके अपने अपने जगहों पर भेजने के लिए विवश होकर के फैसला लिया। लेकिन ये कहा गया था, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान सरकार को भी कहा था कि आप ई पास वहाँ से जारी न करें, उनके व्यवस्था में जो भी मदद कर सकते हैं आप वहीं करें, किसी को भी अभी मत भेजिए। और हमारा ये कहना है कि एक सवाल जिसको लेकर के राज्य सरकार ने बहुत ही कड़े फैसले के साथ ये बताया है कि आम और खास के लिए बिहार में कोई फर्क नहीं है। जिन विधायक जी के बारे में ये कहा गया है, उनके द्वारा ई पास जारी किए जाने वाले अधिकारी के संबंध में मैंने आपको बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। और ये मानवीयता एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से, मुझे नहीं लगता है इसको बहुत आसानी से यहाँ परिभाषित करने की स्थिति है। इसलिए कि ये नहीं आप कह सकते हैं कि जिन राज्यों में हमारे मजदूर और छात्र हैं वहाँ की सरकार ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैया का परिचय दे। हमारे राज्य में भी बाहर के छात्र हैं, हमारे यहाँ भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं बाहर के, उनकी ओर से कोई शिकायत आपको नहीं मिली होगी कि बिहार में उनको कोई कठिनाई हो रही है। हम लोगों ने कहा है किसी को कोई परेशानी है राज्य सरकार उनकी मदद करेगी। यही उम्मीद हम देश के अन्य राज्यों में भी कर रहे हैं कि उन्हें वहां अपने अपने राज्य में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और छात्रों के साथ वही मानवीय चेहरा सामने रखना चाहिए। और हम सबों के बच्चे बाहर हैं। हम ठीक लॉकडाउन के 2 दिन पहले हमारी बेटी और हमारी पत्नी जहां थे वहां रुक गए और मैं चला आया था, और इस बीच वो वहां हैं वो लोग और हम लोग यहाँ हैं। कोई देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कहीं ना कहीं 100 वर्षों के बाद दुनिया को देखना पड़ा है, और इसके लिए कोई सरकार तैयार नहीं थी। शुरुआती अफरा तफरी के बाद बड़े फैसले लेने ही थे, और इसमें बहुतों को कष्ट हो रहा है, हम सबों को कष्ट हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो आंकड़े हैं, आज अगर काफी हद तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन के दौर में हम नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें लॉकडाउन एकमात्र कारण हो या ना हो, लॉकडाउन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मनीष शुक्ला जी, लॉकडाउन की भूमिका महत्वपूर्ण है और उसका पालन नहीं हो रहा है। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, मैं इस मामले में राजीव रंजन जी के साथ हूं कि अगर आप आज स्थिति ये देख रहे हैं भारत में कि आपके केसेस कंट्रोल में है थोड़ा बहुत, तो वो इसलिए है कि आपने लॉकडाउन किया, और इसलिए भी है कि आप बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। ये भी एक बड़ा कड़वा सच है जो सुप्रिया जी कह रही हैं। सुप्रिया जी की बात में भी आऊँगा, लेकिन मनीष जी, सवाल वही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई ना तो बच्चों के खिलाफ है ना कोई किसी की, लेकिन अगर इस तरीके से हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा और वो खतरा पैदा करेगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस निकल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो अलग अलग तरीके से इसके कंपैरिजन कर रहा है। ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट केस है कि हमारे केसेस ही कम इसलिए हैं क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी है। अगर सुप्रिया जी ये चाहती हैं कि हम सबके भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों के टेस्ट कराएं, उसमें 70 करोड़ लोग निकलेंगे, तो उससे क्या लाभ होगा? लाभ आपको तब होगा जब आदमी संक्रमित ना हो, और संक्रमित तभी नहीं होगा जब वो ट्रांजैक्ट नहीं करेगा। ये बेसिक सी चीज है, मैं इस पे जोर दे रहा हूं। मनीष शुक्ला जी, इसका पालन नहीं हो रहा है। मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। होम मिनिस्ट्री ने लिख के बोला सारे सरकारों को, 5 राज्यों को, कौन कौन लोग उल्लंघन कर रहे हैं। पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं भी बताता हूं किस किस राज्यों में क्या हुआ। देखिए नीरज जी, मैं 2-3 बातें जल्दी कहना चाहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। आज एक दुखद प्रसंग से मैं एग्जाम्पल दूंगा कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उन्होंने लॉकडाउन का पालन किया और कहा जब लॉकडाउन खत्म होगा तब मैं अपने घर जाऊंगा। उस कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ की भूमि है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोएगा। जो गाजियाबाद से एंट्री करेगा गाजीपुर तक,
सोनभद्र से सहारनपुर तक किसी भी राज्य का होगा, हम उनसे आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, उनसे कोई कागज नहीं मांगेंगे, उनको हम भोजन देंगे, 1000 रुपया भी देंगे। ये सोच है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की, योगी आदित्यनाथ की, और ये मानवता के नाते से। और मैं फिर से दोहराऊंगा, शेष नारायण जी ने भी, आलोक जी ने भी कहा, 4 से 5 लाख मजदूरों को हमने घर तक पहुंचाया। क्या हम उनको खड़े छोड़ देते? उन्हीं की उसी तरह की परिस्थिति कोटा में भी थी। देखिए, हम आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं, आज मानवता की बचाने की जंग चल रही है। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा हथियार, इसको मानते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह, उसका पालन हो रहा है, और पालन इस स्तर तक कि मुख्यमंत्री अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक कल्याणकारी राज्य के मुख्यमंत्री का जो दायित्व है कि अपने राज्य के व्यक्ति हो, वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, उसको राहत पहुंचाए। अरे मनीष जी, इसीलिए कदम उठाया गया है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि वो स्वयं अपने पिताजी के संस्कार में नहीं शामिल हो रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो जिम्मेदारी का एक निर्वहन कर रहे हैं देश में। लेकिन आप थोड़ा आंकड़ों पे भी नजर डालिए। आ रहा हूं शेषनाथ जी, आपके पास आ रहा हूं। आज जो मैं अभी कह रहा था ना कि होम मिनिस्ट्री की मेरे पास चिट्ठी है, इसमें मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। गृह मंत्रालय ने जो 5 राज्यों का उल्लेख किया है, उसमें एक महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहां पुणे में, मुंबई में कोई पालन नहीं हो रहा लॉकडाउन का। आज सुबह पूरे ट्विटर पे, मीडिया पे चित्र था गोरेगांव का, जहां पे जैम लगा हुआ था। जैम, लिटरली जैम, कार लगी थी, 200 कारें खड़ी थी गोरेगांव के पास। यह है सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हम पालन कर रहे हैं। मैं इसी की बात कर रहा हूं। केरल में नाई की दुकान खोल दी, बुक शॉप खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, अब वो दोबारा उस पर विचार कर रहे हैं। यानी आप उस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की सारी व्यवस्था कर बैठे हैं, जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मिल रहा है। यही हाल मध्य प्रदेश में है। वहां पे भी आप देखिए, जो हॉट स्पॉट है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, मीट मछली की दुकानें खुली हुई हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, और जो कांग्रेस, सुप्रिया जी आपके लिए गौर चाहिएगा इस पे, कि आप जो बहुत दावा कर रही हैं भीलवाड़ा मॉडल, वो जयपुर में क्यों नहीं लगा दिया आपने? तीसरे चौथे नंबर पे राजस्थान खड़ा हो गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। शेषनाथ जी, देखिए, ऐसा है साहब कि लॉकडाउन का, एक तो मनीष से करिए अपने कमरे का टीवी बंद कर दें, जो बोलते हैं तो आवाज नहीं आती। मनीष जी, आप अपना प्लीज टीवी थोड़ा बंद करें, ऑडियो है कि जो लॉकडाउन है वो जी, ये जो अपना जो लॉकडाउन है, वो उसकी वजह से आज हम जितना भी बचे हैं उसमें दो राय नहीं है। मेरी केवल एक गुजारिश है कि इमरजेंसी जो क्राइसिस सिचुएशन होती है, क्राइसिस नहीं डिजास्टर सिचुएशन में कॉमन सेंस सबसे क्रूशियल चीज होती है। ये बात ध्यान में रखने की होती है। और अगर बच्चे वहां से 1000, 2000, 4000, 10,000 बच्चे आ गए हैं, तो किसकी भैंस किस सरकार ने खोल ली है? मध्य प्रदेश सरकार, जो भी राजस्थान सरकार या बिहार सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा उसमें करने का कोई केस नहीं है। उन बच्चों को लाए, मजदूरों को भी नहीं लाना था। यहाँ पे हमारे यहाँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, 2 दिन तक अफरा तफरी मची रही, लोग पैदल चले जा रहे हैं। बताइए, 800 किलोमीटर पैदल जाने के लिए 25 किलोमीटर ज्यादा एक दिन में आप पैदल चल नहीं सकते। 4 दिन चले लोग तो आगरा पहुंचे थे, और वहां से बाबा ने बसों में बैठा के उनको घर भेजा। एक बात सुनिए, तो जो कॉमन सेंस है और कहां जाती, इसलिए इस पर सियासत की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है किस सरकार ने। और अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो सबसे ज्यादा गड़बड़ तो वहां की सरकार कर रही, महाराष्ट्र की सरकार। और कांग्रेस की प्रवक्ता जो हैं, ये हमारी बिरादरी के हैं, बहुत ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं ये। लेकिन अब आप बताएं कि उनको हम क्या कहें? उनको जो लाठियों से पीट रहे हैं आप, बीजेपी की सरकार है सूरत में, वहां पे लड़कों को लाठियों से पिटवा रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें जस्टिफाइड नहीं है। इसमें आज की तारीख में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने लोगों को घर पहुंचाया नीरज, और एक केस नहीं है, नॉट वन केस। जो लोग यहाँ से गए हैं वो 14 दिन प्राइमरी स्कूलों में रहे, क्वारंटाइन। जी शेषनाथ जी, मैं तरह से यहाँ से ऑर्डर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट। कई सवाल आपने जो खड़े किए हैं उसका जवाब सुप्रिया से भी लूंगा मैं, और आलोक जी के पास भी दोबारा जाऊंगा। लेकिन मैं एक मजबूरी में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं यहाँ पे। ब्रेक से लौट के आऊंगा तो जो बात शेषनाथ जी कह, मैं उसको थोड़ा दूसरे ढंग से रखूंगा कि राज्य सरकारों में आप कह रहे हैं बिल्कुल जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है, वो उस जिम्मेदारी से बचना चाह रही है, इसलिए कह रही ले जाओ यार, हमें क्या करना, आप ले जाओ, आप देखो जाके।
ये है एटीट्यूड। यही दिल्ली में हुआ, यही राजस्थान में हो रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर सवाल के जवाब देंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन का कितनी कड़ाई से पालन हो, जो केंद्र सरकार चाहती है। राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें चूक हो जा रही है और उस चूक की हम बड़ी कीमत चुका सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आए जिस पे हमने बहुत बार चर्चा की है। कुल जमा 18 मिनट मेरे पास इस सेगमेंट में होंगे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग छोटे छोटे जवाब देंगे तो हम लोग ज्यादा बातचीत कर पाएंगे। पहले आलोक जी, आप कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं, आप वही, उसके बाद सुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आलोक जी। देखिए, आपने ये दूसरा मुद्दा बहुत सही उठाया। आप उनको कांग्रेस सरकारों की आलोचना की बात नहीं है, मैं कल भी कहा, परसों भी कह रहा हूं, आपने भी कहा है। कर्नाटक में जिस तरह से कुमार स्वामी के विवाह, उनके परिवार बेटे के विवाह के लिए जिस तरह से छूट दी गई, उसका जवाब आज तक वहां की सरकार नहीं दे रही। उस सरकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने डीएम से पूछा, डीसी से पूछा, जैसे अभी कहा जा रहा है कि हमने बिहार में भी डीसी से पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में तो बिल्कुल उनको बहुत कड़ाई से, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, और महाराष्ट्र पे। नीरज जी, आप तो मीडिया के हैं, आप ये बताइए, जिन मजदूरों को लाने की बात सुप्रिया जी कर रही हैं, हॉकर्स महाराष्ट्र के, आज से उनको बेचारों को काम बंद हो गया। जो दिन भर में 5-20 रुपया कमाते थे हॉकर्स अखबार बांटने के लिए, और देश के किसी हिस्से में बंद नहीं है, दुनिया के किसी हिस्से में अखबार बंद नहीं है। केवल महाराष्ट्र आपका ऐसा महान शिवाजी का जो प्रदेश है जी। और बाल ठाकरे जो शेर की सवारी करना करते थे, आज उनके जो पुत्र हैं वो हॉकर्स का गला दबा दिया। उन लोगों के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको मदद नहीं कर रहे। जहां नहीं कर सके उस पर ये कानून, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, गोरेगांव में 200 कारें जा रही हैं, दुकानें खुलवा रहे हैं, माफिया वहां ब्लैक में आप आश्रय करेंगे। माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, पता नहीं बिहार में भी हो रहा होगा ब्लैक से, लेकिन मुंबई में बाकायदा ब्लैक से शराब बिक रही है ठाकरे राज में। बिल्कुल बिक रही है, कमीशन नेताओं को जा रहा है जी। आप चाहिए तो मैं नंबर भेज दूंगा। नहीं सर, मुझे सुप्रिया जी ये ना कहे पहले उनको रोके, और इसके लिए ये रोकने की जरूरत है कि आप इमिग्रेशन को आप ऐसे राजकता मत पैदा करिए। सरकार पैसा कहां से देगी? आप लोग पैसा क्यों नहीं निकालते हैं? ठाकरे परिवार के पास इतना पैसा है कि सब गरीबों को खिला सकता है, लेकिन वो नहीं खिलाएंगे। अपने धार्मिक मंदिरों को उसमें से खोलिए, मस्जिदों से जिनके पास वक्फ का पैसा है, क्यों नहीं आप जकात का पैसा है जी। और असली समस्या यह है कि उन लोगों के प्रति उदारता दिखाई कांग्रेस सरकारों ने। जो लोग यहां से जमाती निकल के गए, उनको रोकने की कोशिश मुंबई में नहीं की गई, इंदौर में नहीं की गई, आज उसका नतीजा है। इसलिए और जाके एक लाइन और कहूंगा, देखिए देश में 350-400 ऐसे जिले हैं जहां कोई नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं वहां राहत देंगे? ये थोड़ी बात है कि पूरे देश को उसको नहीं किया तो नहीं किया। अरे आप ठीक रखिए, बिहार में भी, पटना में भी स्थिति काफी सुधरी हुई है, तो यदि वो सुधरी हुई है उसकी तारीफ भी करिए, उन डॉक्टरों की तारीफ करिए, नर्सों की करिए। आज बंगलोर में हमला किया गया, नीरज जी सबसे बड़ी बात आप उठाइए कि आज बंगलोर में जो हमला किया गया, पढ़ा लिखा क्षेत्र बंगलोर, वहां पर क्या सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस के डबल फोर्स लगा दे, उनको पूरा सील कर दे एरिया को, और वहां से कहे मरीज को ले जाना है, संजय अस्पताल में लाया जाए। डॉक्टरों और कर्मचारियों पर, पुलिस पर हमला किया जा रहा है। ये राज्य सरकारों का सबसे बड़ा दायित्व है। जी सुप्रिया जी, जवाब देंगे आप? कई सारे सवाल आपकी तरफ आए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, और जवाब देने से पहले मैं 2 चीजें कहूंगी। मुझे दुख है कि मैंने पहले कहने के बाद कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, इसको इतनी बुरी तरह से आपके विशेषज्ञों तक ने इसको दलगत बनाने का पूरा प्रयास किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो लास्ट बात कही गई जिसमें कम्युनल सांप्रदायिक टेंट थी, वो बिल्कुल गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां होने वाली चीज को अनुमति नहीं दी थी वसई में। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने उसको अनुमति दी थी और होने दिया था। खैर वो छोड़िए, मैं एक बात आप लोगों के समक्ष कहना चाहती हूँ, और नीरज जी आप शायद इसको काफी बेहतर समझेंगे क्योंकि आप एक व्यावसायिक चैनल से संबंध रखते हैं। एक रेवेन्यू होता है और बिना रेवेन्यू के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस शासित या गैर भाजपा प्रदेशों ने ही नहीं, भाजपा की सरकारों ने भी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को एक राहत पैकेज की घोषणा करने की बात करिए जिससे स्टेट्स के पास ज्यादा एड आ सके, जीएसटी का रिफंड मिल सके, जिससे कि उनके पास संसाधन और साधन आ सके
लोगों की देखभाल रिफंड नहीं मिला। 48,000 करोड़ में से सिर्फ 6,000 करोड़ दिया गया है। हम क्या बात कर रहे हैं? आपने जाते जाते कहा था पलड़ा झाड़ रही है सरकारें, और मैं सिर्फ कांग्रेस सरकारों की ही बात नहीं कर रही हूं। आज हर राज्य सरकार परेशान है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये बात तो आपने कह के मुझे थोड़ा सा हंसा दिया। नहीं, आप सुनिए ना, आप हंसिए, आप हंसिए, क्योंकि आप हंसिए। केंद्र की क्षमता थ्रू फिस्कल मॉनेटरी। अरे सुप्रिया जी, मेरी बात सुनिए, हंसने के बाद मुझे बोलने भी दीजिए ना। आपने मुझे बुलाया है तो बोलने का भी मौका दीजिए और लोन लेने की। तो मुझे ये बताइए कि सेंटर के पास कितना पैसा है, एक्सेप्ट कि वो नोट छाप। यही तो नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो फिर कैसे पैसे की जुगाड़ कैसे होगी? 30 लाख करोड़ के एक्सपेंडिचर बजट में से पैसा दिया जाए राहत के लिए। आप गलत बात कर रहे हैं। मैम, आप टैक्स रेवेन्यू देखिए उनके। 30 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट और अनाउंसमेंट नहीं कर सकते आपके पास। अच्छा, आप इतना मुझे कर रही हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बजट देखिए, नहीं सुनिए, अरे सुप्रिया जी सुनिए, इस पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग को शायद इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। हो सकती है कि सरकार कोई पैसा है, ये मांग गलत है, पैसा नहीं है उनके पास। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भारत का बजट पता होना चाहिए। सीधे पेंशन और सैलरी बांटने में चला जाता है। स्टेशनर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, राज्य को किसने दिया है? किसने दिया है? जी स्टेशनर जी, हम लोग लॉकडाउन से इकोनॉमिक लॉकडाउन में पहुंचे। जी के लिए नीरज होता है, डेड बॉडी। जी सुप्रिया जी, जी नीरज बोले शेष जी। मेरा नीरज एकदम नीरज और सुप्रिया जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करना चाह रही है। अरे मुझसे पहले बात करो। करना चाह रही है। जी अरे हमें बात तो करने दो। शेष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे भैया बोलने दो, मेरा टर्न है। जी रहने की क्षमता है, ये बताइए। जी बोलिए। आर्थिक व्यवस्था के बहुत बड़े चैनलों के मठाधीश रहे हैं और ये दोनों हम लोगों को ऐसी जगह पे फंसा रहे हैं। हमें नहीं आता जो सब्जेक्ट तुम लोग बात कर रहे हो, यार उस पे बात मत करो। जी, मैंने इसीलिए बात केवल हम करेंगे कोरोना से बचना नंबर 1। बिल्कुल इसी में नहीं एक मिनट, आप लोग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें नहीं आता भाई। हम कोरोना से बचने की बातें करेंगे। और वो तो तुम करना ना, तुम लोग हमको मत फंसाओ उसमें। हम लोग साधारण लोग हैं और तुम लोग एक्सपर्ट हो अपने सब्जेक्ट के। और दूसरा हमारा कहना है कि जो लोग गरीब आदमी जो जहां फंसा हुआ है उसको बाबू बताऊं आपको, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे जिलों से उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों जो लड़के यहाँ पीजी में फंसे हुए हैं उनके लिए तो किसी ने कोई स्कीम नहीं बनाई है। तो हम यहाँ पे हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया अथॉरिटीज से, तो जो मजदूरों के लिए पैकेट जाते हैं उसी में से उनको भी दे दिया जा रहा है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन बात है भैया। इस वक्त प्लीज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से पैसा आएगा, रोड छपेगा या क्या होगा, राजीव रंजन जी पता ही नहीं क्या होगा। जो बात शेष नारायण जी कह रहे हैं, बातें ये हैं, प्लीज टॉक अबाउट ओनली दी ह्यूमैनिटेरियन एंगल, बीमारी से बचना। और जो लोग गर्मियों में 40 डिग्री पहुंच चुका है और वो यहाँ जो तड़प रहे हैं, कोई कहीं ठिकाना नहीं है, और उनके लिए हमारे उत्तर प्रदेश में तो सबकी नौकरी की बात शुरू कर दी है और यहाँ भी यही बहस चल रही। और मैं किसी पार्टी का किसी का मैं विरोध जी मैं इसी बात का जवाब लेना चाह रहा हूँ। जी राजीव रंजन जी, जो बात शेषनाथ जी कह रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को रिहैब करना। देखिए, सबसे पहली बात तो नीरज जी बोलिए सर, बोलिए। नीरज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पैनल में 2 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शेष नारायण जी भी, आलोक मेहता जी भी। मैं दोनों का काफ़ी सम्मान करता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पक्ष में पूरा देश था। चंद्रशेखर जी ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे उन्होंने ये महसूस किया था कि ये अच्छे नहीं होंगे देश के लिए, और चंद्रशेखर जी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आशंकाएं निर्मूल सिद्ध नहीं हुई। मेरा बस इतना कहना है, कई बार फैसलों को लेकर के समकालीन राजनीति में अपने अपने तरीके के स्टैंड हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट्समैन को बड़े परिप्रेक्ष्य में कई बार फैसले करने पड़ते हैं। और इसको जब एक एमएलए के किए गए प्रयास को लेकर के सुप्रिया जी को मैं सुन रहा था, मुझे काफ़ी हास्यास्पद एक बात लगी। मैं बस इतना कहूँगा कि जिस समय मुंबई के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में लॉकडाउन को विफल करते हुए लोग आ रहे थे, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी एंगल नहीं हो सकता है कि जो प्रवासी मजदूरों का जो चेहरा दिखलाने की कोशिश थी, जिस तरह से लोग एक जगह जमा हो गए, ये महाराष्ट्र सरकार की बड़ी असफलता थी।
और आप इसको दूसरे तरीके से इकोनॉमिक पैकेजेज, और हम लोग भी बात कर सकते हैं सुप्रिया जी, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट से लेकर के एफआरबीएम एक्ट और राज्यों को बोरोइंग के लिए क्या क्या अपने इंटरनल रिसोर्सेज पर क्या उसके आधार पर मिल सकते हैं मौके, ये तमाम चीजें हम लोग भी बहस कर सकते हैं। लेकिन आज एक मानवीय प्रश्न पर हम सब बैठे हैं और अपनी अपनी पीठ थपथपाने के बजाय मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के एक नीतिगत निर्णय जरूर लेना चाहिए, उनकी कठिनाइयां कम हो सकें। जी। जहां तक मनरेगा की भूमिका को लेकर के मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अभी जिस तरीके से विस्थापन होगा, लोग अलग अलग जगहों से आएंगे, मनरेगा की भूमिका एक बार फिर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। जी मनीष शुक्ला जी, जो बात राजीव रंजन जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है और जो सुप्रिया जी कह रही वो भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, मैं इस बात पे सुप्रिया जी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि हमने उसमें कई शोज किए हैं कि इसके बाद, इस लॉकडाउन के बाद, इस कोरोना संकट के बाद हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का होगा, उसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी होगी। इस पर हम लोग बहुत शोज कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि अगर हम ये अलाउ कर रहे हैं कि जैसे जो शेष नायक जी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत होते हुए उस बात को आगे रख रहा हूं कि जो जहां पे है उसको वहां की सरकार सुविधा प्रदान करे, ना कि वो ये दूसरा राज्य वाला कहे कि हाँ हम ले जाते हैं तो आप ले जाइए, वो कहेंगे तो वो ले जाते हैं। नहीं, जो अगर वो बच्चे राजस्थान में है तो ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसकी व्यवस्था वहां करें, क्योंकि ट्रांजैक्शन रोकना उद्देश्य है लॉकडाउन का। अदरवाइज तो फिर मोदी जी हर 15 दिन में आके ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपको लॉकडाउन रहना, अपने घर में रहना है? मनीष शुक्ला जी। नीरज जी, लॉकडाउन का पालन होना चाहिए और हमारे प्रदेश में पालन हो भी रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी का भी एग्जाम्पल दिया, जो प्रवासी आए हैं उनको जॉब कार्ड निर्गत किया जा रहा है, अर्थात जो विभिन्न राज्यों से हम लेकर आए हैं उनकी भी रोजी रोजगार चले, इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। लॉकडाउन के दौरान हमारी जो प्रयोगशालाएं 2 थी आज 18 तक पहुंच गई हैं, 29 तक हम ले जाने वाले हैं, हमने उसकी भी तैयारी की है। देखिए, कोटा और राजस्थान की जो परिस्थिति है, मैं अशोक गहलोत जी के 2 ट्वीट को अगर ध्यान में दिलाऊं, एक तो जब उन्होंने परमिशन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को तो उन्होंने ट्वीट किया था, मैं अंतिम लाइन पढ़ देता हूं कि स्टूडेंट इन कोटा कैन बी सेंट टू देयर होम स्टेट्स ऑन द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट सो दैट दीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट पैनिक और फील डिस्परेट। एक उन्होंने श्रमिकों को लेकर भी किया था कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के श्रमिकों और यहाँ रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों आदि की परेशानियों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, उन्हें अपने अपने घर पहुंचाने के लिए हम लगातार भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। अब आप राजस्थान सरकार की परिस्थिति और लगातार केंद्र से इस बात को दबाव बनाकर रखे थे कि अपने अपने राज्य अपने अपने लोगों को लेकर जाएं। नहीं देखिए मनीष जी, ये सब क्या है ना, एक्सक्यूजेज हैं, ये सब एक्सक्यूज है। अभी बहुत विस्तार से आलोक मेहता जी ने आपको समझाया कि कर्नाटक सरकार ने क्या किया, स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे थे शादी में। हमको दीजिए, आपसे निवेदन इसलिए है कि सभी को आपने पूरा समय अवसर दिया बोलने का, पक्ष रखने का, मुझे अवसर दीजिए। नहीं, आपको अवसर दिया ना मैंने। हमारी ऐसी सरकार है जिसने पहले 5 लाख मजदूरों को घर तक पहुंचाया। किसकी विफलता थी? दिल्ली सरकार की विफलता थी। आनंद बिहार में लोग पड़े हुए थे और पैदल जाने को तैयार थे, बिहार तक जा रहे थे। समय मेरे शो का खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ अंत में इतना ये रखना चाहता हूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं सिर्फ आंकड़े रख रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपनी तरफ से। महाराष्ट्र में इस समय 4400 के करीब केस हो चुके हैं, दिल्ली में 2000 का आंकड़ा पार हो गया है, गुजरात में 1851 है, राजस्थान में 1550 के करीब पहुंच रहा है, तमिलनाडु में 1550 और बिहार में सिर्फ 96 और कोई उसमें नया एडिशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन अच्छे से कर रहा है कौन बुरे से, आप लोग खुद समझदार हैं, इसको करिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन हो, वो होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल उसका सिर्फ एक वही इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।